स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो नमस्ते। लास्ट वीक कोरियन पेनिनसुला के लिए काफी हेक्टिक था। ऐसा लग रहा था कि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में फास्ट चेस खेला जा रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया एक मूव ले रहा था, स्पाई सैटेलाइट ने को लॉन्च किया, इमीडिएटली साउथ कोरिया ने भी किया। वहां पे यूएस आ गया, यूएस इंटरफेयर करने की कोशिश किया, कहा कि फिर से सैंक्शंस लगाने वाला है नॉर्थ कोरिया पे। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि भाई अगर स्पाई सैटेलाइट को कुछ होता है तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर रहेगा। इसी को सुन के साउथ कोरिया ने फिर से अब जो सीज फायर 2018 का सीज फायर अग्रीमेंट था उसको रद्द कर दिया। अब पूरी की तरह ये जो कहानी एकदम चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, आफ्टर इजराइल हमास क्राइसिस, अब बारी है ईस्ट एशिया की, जहां पे दो कोरियाज वॉर करने वाली हैं। और इसी चीज के लिए कई सारे एनालिस्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कितने दिन बाद ये वॉर एक्चुअली शुरू होगा। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि क्या चल रहा है कोरियन पेनिनसुला में, और ये भी समझते हैं कि ये जो रीसेंट एक्टिविटीज हो रही हैं दो कोरियाज के बीच में, क्या ये सिर्फ एक डेटरेंस का गेम है या कहीं ना कहीं वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वॉर का प्रोबेबिलिटी क्या इंपैक्ट लेके आएगा कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम में DW लाइव, जहां पे मैं हर दिन IR रिलेटेड और पॉलिटी रिलेटेड पोस्ट डालती हूं फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या चल रहा है इन द कोरियन पेनिनसुला। तो लास्ट वीक नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया अपना स्पाई सैटेलाइट मालिगयोंग-1। अब उसी के रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने भी अपना मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया, और लॉन्च कौन किया? स्पेसएक्स, जो बेसिकली एलॉन मस्क की कंपनी है, वहां का फैल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च होता है। इसके अलावा साउथ कोरिया ये कहता है कि भाई अब जब दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया स्पाई सैटेलाइट के थ्रू पे और इतने सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट कर चुका है, कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहा है वॉर के लिए, तो हमें भी सर्वेलेंस शुरू करना पड़ेगा। इसी वजह से जो नो फ्लाई जोन है बॉर्डर के पास, डीमिलिटराइज जोन के पास, उसको रद्द कर देता है। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ 2018 का सीज फायर अग्रीमेंट। अब ये देख के नॉर्थ कोरिया ने भी कहा कि हम क्यों माने 2018 का सीज फायर अग्रीमेंट, तो उन्होंने भी कहा कि हम नो फ्लाई जोन और नहीं मानेंगे, और बॉर्डर के पास लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है जो साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू उन्होंने बोला है कि नॉर्थ कोरिया वेपन्स भेज रहा है रशिया पे। ये सुनते ही यूएस ने कहा कि भाई टाइम आ चुका है टू रिन्यू सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया ने कहा कि भैया अगर आप ये कर रहे हो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका इंटरफेरेंस का उद्देश्य है और ना स्पाई सैटेलाइट, तो हम इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मानेंगे। तो इतना सारा स्टेटमेंट, इतना सारा मूव, ऐसा ही लग रहा था कि बस अब एक चिंगारी की वेट है और यहां पे भी एक वॉर शुरू हो जाएगा। बट ये कुछ नया नहीं है कोरियन पेनिनसुला में। हर 10 साल में नॉर्थ और साउथ कोरिया में एक ऐसा सिचुएशन आता ही है जहां पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि बस अब वॉर शुरू होने वाला है, बट वॉर होता नहीं है। और ये चीज चली जा रही है कोरियन वॉर के एंड के बाद से। 1953 से ये हर 10 साल 15 साल में यही हाइटन टेंशंस, यही ऐसा प्रेडिक्शन कि भाई वॉर होगा, बट फिर से सब शांत हो जाता है। तो ये जो साइक्लिकल चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कोरियन पेनिनसुला में एक्चुअली ये क्यों होता क्यों है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोरियन हिस्ट्री को समझने के लिए। बट उससे पहले जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट दी P2Y बैच 5 जो स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर को, और एज यूजुअल ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप कोड यूज करते हैं DW लाइव, जो बेसिकली मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, DW लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेगा, और आपको ये पूरा कोर्स जिसमें आपको आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, बेस्ट फैकल्टी के साथ जो टीच करेंगे आपको सारे कोर प्लस द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ मिलेगा आपको 24,999 रुपीज में। चलिए आते हैं, अब समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कोरियन पेनिनसुला ब्रीफ में समझेंगे। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरियन पेनिनसुला दो हिस्सों में बंट चुका था। जो नॉर्थ कोरिया है उसको बैक कर रहा था रशिया,
बाय स्टालिन और चाइना बाय माओ जेडोंग। और दोनों ही लीडर्स कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहे थे अगेंस्ट साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया को बैक कर रहा था यूएस। नॉर्थ कोरिया ने विद द बैकिंग ऑफ स्टालिन एंड माओ जेडोंग अटैक कर देता है साउथ कोरिया में, जिसके वजह से कोरियन वॉर शुरू होता है 1950-53 में। काफी ब्लडी वॉर होता है, काफी लोगों की मौत होती है, एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद एक सीजफायर अग्रीमेंट आता है जिसके अंडर पे DMZ डीमिलिटराइज जोन डिक्लेयर होता है। ये 160 माइल लॉन्ग है, अबाउट 2.5 माइल वाइड है, और इस जोन में बेसिकली इतना फोर्टिफाइड है कि क्रॉसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये जो जोन था, इसे देखा जा रहा था कि इसके बाद और कभी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में वॉर नहीं होगा, एंड कोशिश की जा रही थी कि पीस टॉक्स के थ्रू कहीं ना कहीं एक ये जो सीज फायर अग्रीमेंट था 1953 का, वो कोई पीस अग्रीमेंट में ट्रांसलेट हो जाए, क्योंकि सीज फायर अग्रीमेंट इज नॉट अ पीस अग्रीमेंट, इट्स जस्ट अ हॉल्ट टू द वॉर। तो यही कोशिश रहा है दोनों कंट्रीज का। अब प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे रशिया और चाइना के हेल्प से सबसे पहले तो बिकम्स अ न्यूक्लियर कंट्री, उसके बाद टेस्टिंग शुरू करता है अब ऑफ हिज बैलिस्टिक मिसाइल, स्पाई सैटेलाइट्स, और ये सब चलता रहता है। यहां तक कि अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का भी काफी रिपीटेड टेस्टिंग करता रहता है। यूजुअली कंट्री 1 या 2 बार टेस्ट करता है, पर नॉर्थ कोरिया ये रिपीटेड करता रहता है एक डेटरेंस के लिए टुवर्ड्स साउथ कोरिया, और इसी वजह से साउथ कोरिया भी एक डिफेंसिव पोस्चर लेता है। पहले तो कोशिश करता है कि पीस कैसे लाया जाए, तो 1990s में ये कोशिश की गई थी बाय किम दाई जुंग, जो साउथ कोरिया के लीडर थे। उन्होंने एक सनशाइन पॉलिसी लेके आए थे, जहां पे उन्होंने कहा था कि रिकंसिलिएशन हैज टू बी थ्रू डायलॉग। तो बार बार मीटिंग करनी है, अलग अलग लेवल ऑफ मिनिस्टर से मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि रिकंसिलिएशन पे फोकस की जाए। एंड हिज अल्टीमेट पॉइंट वाज कि दोनों कंट्रीज में इतने सारे सिमिलैरिटीज हैं, कल्चर, लैंग्वेज, दैट पीस शुड नॉट बी सो डिफिकल्ट। बट ये सनशाइन पॉलिसी भी फेल होता है। उसके बाद 2018 में फिर से साउथ कोरिया कोशिश करता है, इस बार साउथ कोरियन लीडर मून जाए इन जो पीसफुल प्रॉस्पेरिटी पॉलिसी लेके आता है, जिसके अंडर पे ये 2018 का नो फ्लाई जोन अग्रीमेंट भी साइन होता है। इस अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि साउथ कोरिया कोई भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ नियर नॉर्थ कोरिया नहीं करने वाला है, ना ही नॉर्थ कोरिया कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया या चाइना के साथ साउथ कोरिया के पास नहीं करने वाला है। उसके अलावा यह भी डिसाइड होता है कि नो फ्लाई जोन को दोनों ही ऑनर करेंगे, लाइव मिलिट्री ड्रिल्स नियर द बॉर्डर नहीं होगा, गार्ड टावर्स को थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा। बेसिकली कोशिश ये की जाएगी जो मिलिटराइजेशन पे फोकस करते हुए ट्रस्ट को बढ़ाने पे। तो 2018 से 2022 तक ये चलता है, बट 2023 के बिगनिंग फरवरी महीने से फिर से किम जोंग उन का टेंडेंसी बदल जाता है। फरवरी में पहला बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग होता है, उसके बाद फिर से अप्रैल में होता है, उसके बाद जुलाई में होता है, और ये पूरे साल 2023 में चलता ही रहता है। लास्ट टेस्टिंग हुई है अक्टूबर इस साल के, और यहां तक ये हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया से आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं था नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया ने जो भी अपने टेक्नोलॉजी से मिसाइल्स हो या स्पाई सैटेलाइट्स हो, जो भी खुद लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो सारे फेल हुए थे। तो इस बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि रशियन को सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया वेपन्स फॉर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इस डील में नॉर्थ कोरिया को मिल रहा है टेक्नोलॉजी और एडवाइस फ्रॉम रशिया और चाइना। सो बेसिकली ये जो इतने सारे सीरीज ऑफ टेस्ट नॉर्थ कोरिया कर रहा है इस साल, इट इज बिकॉज ऑफ रशियाज हेल्प। एंड यही चीज साउथ कोरिया ने यूएन में भी कहा, जो उनके लीडर है प्रेसिडेंट यून सुक यूल, उन्होंने कहा कि भाई ये काफी आयरॉनिकल है, हिपोक्रिटिकल है, जो कि यूएनएससी का मेंबर रशिया who is already involved in a war against another country, वो सपोर्ट कर रहा है ऐसे कंट्री को जो यूएनएससी के रेगुलेशंस को नहीं मानता है और जो वॉर के लिए रेडी हो रहा है। तो यूएन कैसे, हाउ इज इट इफेक्टिव, हाउ इज इट रेलिवेंट? इजंट इट टाइम कि यूएनएससी अभी
अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि इट्स नो लॉन्गर रेलिवेंट, इट कैन नॉट स्टॉप वॉर्स। यहां तक भी साउथ कोरिया ने यूएनएससी पे फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दी। उसके अलावा जो जॉइंट ऑफ मिलिट्री चीफ है साउथ कोरिया के, एडमिरल किम योंग सू, उन्होंने भी कहा कि भाई जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमास टाइप का अटैक करने वाला है नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में लीडरशिप हो, मिलिट्री हो या मीडिया की बात करें, वो सभी प्रिपेयर हो रहे हैं कि एक वॉर होने वाला है नॉर्थ कोरिया के साथ। और लास्ट वीक ये नरेटिव इतना स्ट्रांग हो गया कि यूएस मीडिया ने भी इसको पिकअप करके शुरू हो चुका था कि भाई सही में क्या वॉर होने वाला है। यूएस ने इमीडिएटली कहा कि भाई हमारा सपोर्ट कंप्लीटली है साउथ कोरिया के साथ, अगर एक भी स्टेप अग्रेशन लेता है नॉर्थ कोरिया तो हम पूरी तरह से साउथ कोरिया को सपोर्ट करेंगे। बट यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि अमेरिका कितने वॉर्स में इन्वॉल्व होगा। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल हमास में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जहां पे नॉट ओनली वेपन्स बट एक फाइनेंशियल हेल्प दिया जा रहा है दोनों वॉर्स में। अब अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी वॉर होता है तो यूएस को तो साउथ कोरिया को भी वेपन्स और फाइनेंशियल हेल्प देना पड़ेगा। तो कितने फ्रंट पे यूएस एक्चुअली इंगेज करेगा बिकम्स अ क्वेश्चन। बट हाँ, ऑफिशियली उन्होंने सपोर्ट किया है साउथ कोरिया को और बोला है कि एक भी मिसस्टेप में अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से होता है तो साउथ कोरिया को कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा यूएस की तरफ से। अब क्वेश्चन आता है कि इज वॉर रियली इनएविटेबल? क्या सही में वॉर होने वाला है नॉर्थ और साउथ कोरिया में? सबसे पहली बात है कि ऐसा टेंशन पहले भी आ चुका है, बट दोनों कंट्रीज को पता है कि अगर ऐसा वॉर होता है तो chances of escalating into a nuclear will be pretty high because North Korea is of course nuclear able and इसी वजह से हमेशा से वो लोग प्रेफर किए हैं कि बातचीत करके इसको डीमिलिटराइज या एटलीस्ट शांत किया जाए, पीस टॉक्स नहीं तो बट सीज फायर तक लेके आया जाए। दूसरी चीज हमेशा से दोनों कंट्रीज ने एम्फसाइज किया है कि कोई और कंट्री उन वाटर्स में, नियर बाय वाटर्स में ना आए, बट दोनों ने इसको वायलेट किया है, चाहे वो साउथ कोरिया हो या नॉर्थ कोरिया हो। इसी वजह से मिडिल पावर्स जैसे कि चाइना हो या रशिया फ्रॉम दी नॉर्थ कोरियन साइड या यूएस फ्रॉम साउथ कोरिया का इंटरफेरेंस रहा है। अब जितना एक्सटर्नल पावर्स का इंटरफेरेंस रहेगा उतना डिफिकल्ट होता है बायलैटरली पीस नेगोशिएट करना, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो खुद टर्म्स भी डिक्टेट करने लगते हैं जब बात होती है। तो यहां पे इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होगा, बट तभी भी हिस्ट्री टेल्स अस कि देयर हैज नेवर बीन सच काइंड ऑफ एस्केलेशन। तो वॉर होना थोड़ा इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि आफ्टर द नो फ्लाई जोन हैज बीन रिमूव्ड, चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल एस्केलेशन आ गया है। एक्सीडेंटल एस्केलेशन का मतलब क्या है कि सस्पिशन के वजह से आपको हमेशा लगेगा कि अरे वो स्टेप क्या अटैक है, आपको हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से लगेगा कि दूसरे का इरादे पे आपको हमेशा लगेगा कि वो वॉर करने वाला है। और जिस तरह से मीडिया साउथ कोरिया में कॉन्स्टेंटली ये नरेटिव क्रिएट कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया इन्वेड करने वाला है, एक प्रेशर बन चुका है साउथ कोरिया में टू एक्चुअली कीप चेकिंग, रीचेकिंग व्हाट नॉर्थ कोरिया इज डूइंग। एंड इसी वजह से एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन का पॉसिबिलिटी जरूर है। एंड अगर ये होता है तो ऑब्वियस बात है वी आर गोइंग टू लुक एट वॉर। तो इसी वजह से आई एम नॉट गोइंग टू से दैट वॉर इज इनएविटेबल। वॉर कैन हैपन इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल एस्केलेशन। डायरेक्ट वॉर नहीं बट एक्सीडेंटल एस्केलेशन पे ये बात आ सकती है, और इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली फिर से जियोपॉलिटिक्स में होगा। दो वॉर्स ने ये हमें क्लियरली बता दिया है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज वेरी फ्रेजाइल। दोनों वॉर से वर्ल्ड इकोनॉमी में हिट जरूर हुआ है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, चाहे वो फूड प्राइसेस हो। और तीसरा वॉर अगर शुरू हो जाता है कोरियन पेनिनसुला में, देन अगेन इट्स गोइंग टू बी डिवास्टेटिंग। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।